वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सीटेट जुलाई 2024 के लिए SST पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि आपको इतिहास पढ़ाएंगे क्लास 6 का अध्याय 3, जिसमें कि आपका दिया हुआ है हमारा अतीत, जो कि इसको हम लोग जानते हैं आमतौर से इतिहास के नाम से। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अध्याय 3 को, जो कि अध्याय 3 है मेरा आरंभिक नगर। अध्याय 3 जब आप अपना पुस्तक का खोलेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आरंभिक नगर। इसको आज हम कवर करेंगे। इससे पहले हम दो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर कर लिए हैं और जा करके इस वीडियो में है अध्याय 3 का जो है आरंभिक नगर को कवर करेंगे। और इस वीडियो में यानी कि इस YouTube चैनल पर जो है आप लोगों को हम सीटेट का तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि SST पेपर का। और हम पिछले जो है 2 वीडियो बनाए हैं, तो उसमें से हम आपको प्रूफ देंगे कि हम जो आपको पढ़ाते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। और सीटेट में जो भी सवाल आता है लाइन बाय लाइन यानी कि लाइन से उठा करके ही सवाल पूछा जाता है। तो चलिए, अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए हम अपना आपको दिखाते हैं वो सीटेट का पेपर, जिसमें कि हम जो पढ़ाते हैं लाइन बाय लाइन कहाँ से उठा करके पूछा है, उस सवाल को हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। यह रहा सवाल जो कि सीटेट में 2024 में पूछा गया था। ये सवाल आपका जो है लाइन बाय लाइन पूछा हुआ सवाल है, जो कि आपको चैप्टर जो हम पढ़ाएं, एक चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये दोनों चैप्टर आप खोल करके मेरा वीडियो को देख लीजिए और आपको वहाँ पे इसका लाइन बाय लाइन जो हम पढ़ाएं वहाँ पे आपका इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सीटेट जुलाई 2024 का SST को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि क्लास 6 का जो है हमारा अतीत भाग 1 और जाकर के अध्याय 3 को कवर करेंगे, जो है मेरा आरंभिक नगर। हाँ तो प्यारे, हम आ गए हैं आज फिर सीटेट जुलाई 2024 के लिए SST लेकर के, जिसका कि नाम है इतिहास। यानी कि इसको हम लोग इतिहास के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम है हमारा अतीत भाग 1। इसको लेकर के आए हुए हैं, जिसमें कि आज की इस वीडियो में हम पूरा जो है डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 के ऊपर, जिसमें कि अध्याय 3 है मेरा आरंभिक नगर। यानी कि आरंभिक नगर ये अध्याय 3 का ये शीर्षक है, आरंभिक नगर। इसको हम कवर करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2 का। ये महामैराथन क्लास है और हम जो आपको पढ़ाते हैं लाइन बाय लाइन से पढ़ाते हैं, जो कि आपको सीटेट में हर बार पूछा जाता है लाइन से। और अगर आप नहीं मानते हैं तो आप अभी जो हम दिखाए आपको मेरा जो है पढ़ाए जो है उसका जो है लाइन से उठा करके पूछा हुआ 2 सवाल अभी आपको हम बता दिए हैं, जो कि स्क्रीन पे अभी आप देखे थे। तो चलिए बिना बकवास किए हुए वीडियो को हम लोग लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं और आप लोगों को मतलब जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो यही है मेरा पहला जो है अध्याय 3 जो है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर का मतलब हुआ, आरंभ मतलब होता है शुरुआती नगर, यानी कि शुरुआत में जो है नगर है वो किस प्रकार का था, उस विषय पे इस अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इस तरह से खोलेंगे अपना किताब तो हमारे सामने यहाँ पे 2 लड़का दिखाई पड़ेगा, एक ये है और एक ये दोनों का नाम है, एक का नाम है हरप्रीत और दूसरा का नाम जो है जसपाल। हरप्रीत और जसपाल ये 2 लड़का है। ये 2 लड़का आपस में बातें करता है और इसको तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नहीं है, तुक नहीं बनता है इससे सवाल आने का। और जाकर के ये दोनों आपस में सवाल के माध्यम से ही आरंभिक नगर के विषय में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग इसको स्किप करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है। हड़प्पा की कहानी यानी कि इस अध्याय की जो है शुरुआत यहीं से होती है, हड़प्पा की कहानी। इसमें देखिए हम लोग क्या देखते हैं और इसमें क्या जानकारी दिया गया है, उसको हम सरल भाषा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की भरपूर कोशिश करेंगे, जो कि हम आपको लाइन बाय लाइन कराने वाले हैं जी। अक्सर पुरानी इमारतें
अपनी कहानी बताती है। ये तो सही बात है, कोई भी पुराना इमारत अपनी जो है कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ पे? पंजाब में 150 साल पहले रेलवे लाइन जो है बिछाई जा रही थी। तो उस समय काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। पूरा स्थल के विषय में हम आप लोगों को इससे पहले वाला अध्याय में बता दिए हैं कि पूरा स्थल वह स्थान होते हैं जहाँ पर जो है विभिन्न तरह का अवशेष जो मिलता है पुरानी वस्तुओं का, तो उसी को हम लोग हड़प्पा स्थल कहते हैं। ये अचानक हड़प्पा स्थल का वहाँ पे मिला। जो आधुनिक पाकिस्तान में है, उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगे। यानी कि इंजीनियर लोगों को जो यह स्थल मिला, तो वो लोग सोचा कि ऐसा खंडहर है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे ईंटें मिलेंगे। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। यानी कि यह सोच करके जो है वो लोग जो है यानी कि इंजीनियर लोग, वो क्या किया कि वहां से जो विभिन्न प्रकार की ईंटें जो मिली थी, अच्छी अच्छी ईंटें, उसको उखाड़ करके वहां पे जो है रेलवे लाइन बिछा दिया है। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई है। वह खंडहर में जो इमारत मिली थी, उस इमारत का ईंट छुरा करके जो वो लोग लेके गए, तो वहाँ की जो पुरानी इमारतें थी वो इमारत खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जी, यानी कि करीब 80 साल पहले जो है पुरातत्वविद जो है इस स्थल को ढूंढा और उसको खोदा, तो पता चला कि इस उपमहाद्वीप में जो है यानी भारतीय उपमहाद्वीप का जो है ये सबसे पुराना शहर है। चलिए इसमें और आगे देखते हैं। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसके बाद मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण करीब 4700 साल पहले हुआ था। देखिए, जो कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण होता है हम आप लोगों को बता देते हैं। ये लाइनिंग जो हम अंडरलाइन किए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल में ये अक्सर पूछा जा सकता है कि हड़प्पा में जो पूरा स्थलों के माध्यम से जो यानी जगह मिला था, यानी जो घर इमारतें वो मिली थी, तो वो कितने वर्ष पहले उसका निर्माण किया गया था। तो उसका निर्माण जो है करीब करीब माना जाता है 4700 साल पहले का है वो। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि वो जो है ये नगर आधुनिक पाकिस्तान में है। यानी कि जो पता चला था वो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। पूरा यानी कि सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिले हैं? यानी कि आधुनिक पाकिस्तान में, और जाकर के पंजाब और सिंध प्रांत में। और भारत में जो है हड़प्पा सभ्यता जो मिला है, ये कहाँ मिला है? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिला, पंजाब के इलाकों में मिला है। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे वस्तुएं मिली हैं। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। देखिए, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है रंगाई का काम जो हुआ था, उसमें किस कलर का प्रयोग किया गया था। तो उसमें कौन सा कलर है? कलर याद रखिएगा, ब्लैक कलर, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं काला रंग, उसका प्रयोग किया गया था। और जाकर के इसमें देखिए पत्थर के बाट में से होता है, हम लोग जो आज डन्नी तराजू बोलते हैं सिंपल भाषा में, उसको बोलते हैं मोहर। यानी विभिन्न प्रकार के मोहर मिले हैं, मनके मिले हैं, तांबे के उपकरणों और तथा पत्थर के लंबे ब्लेड भी। यानी इन सभी चीज जो है वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। तो इसमें हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं। इसमें देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ नगर था, तो उनका विशेषता के बारे में कहता है कि उनकी विशेषता क्या थी, तो उस पे यहाँ पे चर्चा हो रही है। इस नगर में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। यानी कि यह नगर जो है 2 या उससे अधिक जो है हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। देखिए इसका जो है 2 भागों में बांटा गया था। पश्चिम भाग जो कि छोटा था
और जाकर के, लेकिन यह ऊंचाई पर बना। इसको दो भागों में जो बांटा था, एक था क्या पश्चिमी भाग, दूसरा था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन यह ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग जो है बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में बना हुआ था। वहाँ की नगरों की यह विशेषता ही थी। अब देखिए विशेषता इसमें बहुत बड़ी है। ऊंचे वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ऊंचा वाला जो भाग था उसमें जो है पुरातत्वविद क्या कहा, उसको नगर दुर्ग कहा, और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज भी उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे हैं। देखिए उस समय जो है दीवार का जो निर्माण किया गया था वो बहुत अच्छी तरह से उसकी चुनाई की गई थी, और वो इतनी मजबूत थी कि वो आज तक उसी तरह खड़ा है। और चलिए इसमें देखते हैं कुछ नगरों के नगर दुर्ग यानी कि पश्चिमी भाग जो कि ऊंचाई पर बसा था। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। जी, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था मोहनजोदड़ो, वहां पे एक खास तरह का तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगार कहा। यानी कि मोहनजोदड़ो में जो एक खास प्रकार का तालाब जो बनाया गया था उसको पुरातत्वविद क्या कहा, महान स्नानगार। महान मतलब होता है बड़ा, स्नानगार मतलब होता है तालाब, यानी कि जहाँ पे लोग स्नान क्या करते हैं। इस तालाब को बनाने में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। देखिए 4700 साल जो है पहले की बात है, उस समय भी ईंटों से बनाया गया था तालाब, लेकिन उस पर प्लास्टर किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। देखिए पानी का रिसाव न हो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, चारकोल जो है उसका जो है प्रयोग किया गया था, उसका पॉलिश कर दिया गया था। इस सरोवर में दो तरफ से, सरोवर मतलब होता है तालाब या फिर झील जो बोलिए आप, इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। जी, जब तालाब में नहाने के लिए जाते हैं तो उतरने के लिए जो सीढ़ी है उसके बारे में बात करते हैं। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, यानी उस तालाब के चारों ओर जो है घर बनाया गया था। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उस तालाब में जो पानी भरा जाता था उस पानी को कुआं से निकाल करके उसमें भरा जाता है उस तालाब में। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, यानी कि वो स्नान करने के बाद जो पानी बचा था कचरा वाला पानी उसको बाहर भी निकाल करके फेंक दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अब ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि इस तरह का जो तालाब है यहाँ पे कोई खास तरह का अवसर होता था, उस पे जो है विशिष्ट नागरिक यानी वहां पे आकर के स्नान किया करते थे। चलिए फिर इसमें आगे देखते हैं। आगे बहुत ही अच्छी बात है इसमें, जो कि अक्सर यहाँ पे सवाल बनने की संभावनाएं रहती हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको सवाल में ऐसा पूछा जाता है अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको याद रखना है कालीबंगा और जाकर के लोथल से मिले हैं। कहाँ से, कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, हम जो आपको बताते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। और जाकर के लाइन बाई लाइन जो है आज का डेट में एग्जाम में पूछ रहा है, और जाकर जिसकी वजह से है छात्र लोग बहुत ज़्यादा संख्या में क्रॉस कर जाते हैं और पास नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम जो है यह निश्चय किया कि हम जो है सभी बुक को जो है लाइन बाय लाइन जिस तरह से अभी हम आप लोगों को अध्ययन करा रहे हैं इस तरह से आपको अध्ययन कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमने आपको बताया क्या, कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। यानी कि उस अग्निकुंड जो है जहाँ पे आग जलाया था इसके आसपास जो है मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसमें यज्ञ किया जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब देखिए भंडार गृह होता है मैंने वह घर जहाँ पे अनाज को हम लोग जमा करते हैं, तो उसी को कहते हैं भंडार गृह। यह कहाँ कहाँ मिला है, देखिए ये हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, लोथल में मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और अन्य कुछ नगरों में जिसका कि यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें क्या मिला है, बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो हम लोग चलिए फिर आगे देखते हैं, थोड़ा इस मैप पे हम लोग नजर दौड़ा देते हैं।
देखिए ये वाला एरिया जो है, ये वाला, ये है आपका मोहनजोदड़ो, ये है चनहुद्रो, ये है सत सोतकाकोह, और जाकर के ये है धौलावीरा, ये है सुरकोटदा, और ये है लोथल। यहाँ से अग्नि का साक्ष्य मिला है। उसके बाद कालीबंगा, यहाँ से ये दो क्षेत्र से जो है अग्नि का साक्ष्य मिला है। ये है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी हड़प्पा, रावी, चेनाब, उसके बाद झेलम। इन नदियों का चर्चा हम इससे पहले वाला वीडियो में कर चुके हैं, तो आज यहाँ पे चर्चा करना उचित नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। जी, अभी हमने जो महान स्नानगार के बारे में बात किए हैं, यही है आपका वो महान स्नानगार, जिसमें कि उतरने के लिए इधर से भी और इधर से भी रास्ता है। और इसकी देखिए बनावट कितनी सुंदर है। और जाकर के इधर से देखिए, यहाँ पे भी मकान बना हुआ है, यानी इसके चारों तरफ जो है बिल्डिंगें बनी हुई है। और इसके अंदर में जो है पानी भरा जाता था, और इसी दोनों सीढ़ी के माध्यम से लोग उतर करके इसमें स्नान किया करते थे, जो कि कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसमें भवन, नाले और सड़कें, जी इस पे हम यहाँ पे जो है पूरा विस्तृत रूप से चर्चा देखेंगे कि क्या है ये। भवन मीन्स होता है घर, नाला मीन्स होता है आज यानी कि पानी निकासी का जो रास्ता होता है वो नाला कहलाता है। और सड़क, सड़क जो कि जानते ही हैं, उसको समझाना क्या कोई ये नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं। इन नगरों के घर आमतौर 1 या 2 मंजिले हुए करते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, सेम आज की तरह ही उस जमाने में, यानी कि उस जमाने से सीख लेकर के हम आज जो है सब कुछ किए हुए हैं। अधिकांश घरों में अलग स्नानगार होता था। उस जमाना में जो है घर जो बनाए जाते थे, ज्यादातर घर जो है उसमें अलग से गुस्ल खाना हुआ करता था। और जाकर कुछ घर ऐसे भी थे जिनके यहाँ कुआं था। फिर इसमें हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कई नगरों में ढके हुए नाले मिलते थे, जैसा कि आज है। इसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल हुआ करता था, जिनके जरिए इनकी देखभाल और साफ सफाई भी किया जाता था। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। कहने का मतलब उस समय जो है घर या फिर सड़क, कोई भी चीज जो बनाया जाता था उसके लिए कोई योजना तैयार किया जाता था। उस योजना के आधार पर ही उसका काम किया जाता था। इसमें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं नगरीय जीवन, यानी कि नगर में जो है रहने वाले लोगों की जीवन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा में जो नगर मिले हैं, वहाँ के नगरों में आज की नगरों के जैसा चहल पहल हुआ होगा, यानी रहा होगा। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। यानी कि राजा लोग जो है लोगों को, ऐसा माना जाता है, दूर दूर भेज करके धातु और विभिन्न प्रकार के जो है बहुमूल्य पत्थर को या फिर अपनी उपयोगी वस्तुओं को मंगाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इस नगर में लिपिक भी होते थे। लिपिक उनको कहते हैं जो कि लिखने का काम करते हैं। अब देखिए, रहते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बची हुई नहीं है। यानी कि लिपिक जो है मोहर बनाता था तो उस पर लिखता था, लेकिन और भी कई चीजें होती होगी जो कि आज वो बची हुई नहीं है हमारे बीच में। तो इसके अलावा नगरों में शिल्पकार और जाकर के स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। यानी कि लोग जो है लंबी लंबी यात्राएं करती थी, तो वहां जो जाते थे
वहाँ से अपने लिए उपयोगी वस्तुएं लाते थे और वहाँ जो कहानी या फिर कविता या कि वहाँ के विचार जो है अपने साथ भी लाया करते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। जी, ऐसे यहाँ से जो है मिट्टी के कुछ खिलौने भी मिले हैं। देखिए ये है हड़प्पा सभ्यता का जो है सड़क और जो है ये है नाला, और जाकर के इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो मिला है ये है आपका कुआं। उसके बाद जो है फिर आते हैं ये है हड़प्पाई मोहर। देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है जानवर का और जाकर के यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिपि है इसका जो कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। और जाकर के ये है हड़प्पाई जो है चीज़ों में से यह एक चीज़ ये है कि इसी से उस जमाने में बच्चे लोग खेला करते, यानी खिलौना है, हड़प्पा से मिले ये खिलौना के अवशेष हैं। तो इसमें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बाट, यानी कि जिसको हम लोग अभी पढ़े थे बाट भी मिले थे, इसको हम लोग किलो बोलते हैं आज के युग में। जी, अब हम इसमें आगे यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। नगर और नए शिल्प। नगर मीन्स होता है आप शहर, और जाकर नए शिल्प मतलब होता है विभिन्न तरह की चीजों को बनाने की कला। देखिए चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। अब देखिए यहाँ पे यह याद रखने वाली चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर यहाँ से सवाल बनने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। देखिए क्या है, शंख, तांबा, कांसा, सोना और चांदी, ये सब धातु जो है वहां पे मिली थी। एक बात याद रखिएगा, वहां पे लोहा नहीं मिला था। क्या? लोहा, इसको याद रखिएगा, लोहा नहीं मिला था। और जाकर के ऑप्शन में लोहा ही देता है, जो कि अक्सर लोग गलत कर देते हैं कि लोहा भी मिला था, लेकिन लोहा नहीं मिला था। चलिए आगे देखते हैं। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ऐसा अनुमान है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मन के बाट और फलक है। देखिए सबको देख लेते हैं। ये है आपका मन का ये है आपका बाट, और जाकर के ये है आपका मन का, और जाकर के ये है आपका फलक। ये आप अभी देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, ये बात सही है। यह आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। वहाँ की जो है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए काले रंग का इस्तेमाल किया गया है। हड़प्पा के लोग जो है यानी कि 4700 वर्ष पहले जो हड़प्पा के नगर मिले, वहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं। वो लोग जो है क्या काले रंग का प्रयोग करता था, और जाकर के किस लाल मिट्टी के बर्तन पर। जी, ये बात याद रखने योग्य है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये है उस जमाने के कुछ मूर्तियां, यानी देखिए देख लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब देखिए कपास की खेती, जो कि VVI लगाइए इसमें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कपास की खेती का अवशेष कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ में। यह कब? 7000 साल पहले। 7000 साल पहले जो है कहाँ पे? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में क्या मिला है? कपास की खेती का साक्ष्य मिला है, ऐसा माना जाता है। अब यह आपको याद रखना होगा, इतना ठो मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, करीब 7000 साल पहले वाली। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। देखिए कपड़ा का भी अवशेष कहाँ मिला है? कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिला है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो। कपड़ा का टुकड़ा का जो अवशेष है वो कहाँ से मिला है? आपका मोहनजोदड़ो से। एक बार नहीं, हम 4 बार बोलते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं। हम जो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, मेरा पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोग इसको अच्छा से समझ जाए और सीटेट में
100 प्लस नंबर प्राप्त कर सकें। जी आप लोग लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल को नहीं देखेंगे, आप लोग सोचेंगे कि बकवास करता है, लेकिन हम बकवास नहीं करते हैं। हम जो पढ़ाते हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिला है। आप जो है आंख बंद करके हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भरोसा करें। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। इसमें थे अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था, यानी कि जानकार लोग जो है इन सभी वस्तुओं का निर्माण किया होगा। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। ये बात याद रखिएगा। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर कच्चीकारी करना या फिर इत्यादि। जैसे कि देख लीजिए, आपको अभी हमने जो एक मूर्ति दिखाया उसका चेहरा कितने आकर्षण ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। ये वाला मूर्ति के बारे में बोलता है। इसका फेस देखिए कितना मस्त तरीके से उस जमाने में बनाया गया है और इसका दाढ़ी देखिए कितना डिजाइनिंग तरीके से बनाया गया है। ये कोई आम आदमी का काम नहीं है, किसी अच्छे कलाकार यानी कि मूर्तिकार का ये काम है। चलिए फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। जैसे कि आज देख रहे हैं हम लोग, हर व्यक्ति में हर गुण नहीं होता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम को प्रशिक्षित हासिल करते थे, यानी कि ऐसा नहीं माना जा सकता है कि सिर्फ पुरुष ही इस काम में माहिर होते होंगे। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता हो सकता है कि महिलाएं भी इस काम में आगे रही होगी, या फिर केवल महिला, यानी कि ऐसा भी नहीं कि सिर्फ महिला या फिर सिर्फ मतलब मर्द। लेकिन इसमें दुविधा है जो कि अभी तक पता नहीं चला है। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम को करते थे। अब देखिए यहाँ पे जब कंफ्यूजन था तो यहाँ पे दोनों को डाल दिया। देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे फेयंस का प्रयोग किया गया है। देखिए फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस का काम जो है किसमें, मन के यानी कि हार, चूड़ियां या फिर बाले या फिर छोटे छोटे बर्तन इनसे बनाए जाते थे। अब फेयंस के बारे में जानते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये फेयंस जो है इसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। अब देखिए इसमें क्या है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे वस्तुएं बनाई जाती थी। ये बालू में मिला करके उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। यह याद रखिएगा। फिर इसमें हम लोग आगे चलते हैं। कच्चे माल की खोज में देखिए इसमें क्या है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। कच्चा माल वह माल है जो कि प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। अब देखिए ये बहुमूल्य पत्थर जो है, लोहा जो है हड़प्पा में नहीं मिलता था, लेकिन जो है ये दूर से लाया जाता था। जी याद रखिएगा इसको। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें क्या दिया है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा का जो है लोग जो है तांबा कहाँ से खरीदता था, राजस्थान से। आज का जो है राजस्थान वहां से खरीदता था। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ओमान जो है पश्चिमी एशियाई देश है, वहां से तांबे खरीदा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। कांसा बनाने के लिए तांबा के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन अयस्क आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान से उसका आयात किया जाता था। अब देखिए कांसा बनाने के लिए जो है उसमें जो है तांबा के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु है टीन, वो कहाँ से मंगाया जाता था, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इस तरह से देखिए
कि बहुत सारी चीज़ों को वो लोग आयात करते थे। यहाँ पे देखिए हड़प्पाई जो है चीज है जो कि एक खिलौना है। हड़प्पा की सभ्यता की यह एक खिलौना है जो कि बैलगाड़ी के जैसा दिखने में लग रहा है। चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं। इसमें क्या है, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगर में जो लोग रहते थे वो सब भोजन कहाँ और कैसे प्राप्त करता था उसके विषय में हम लोग जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। देखिए, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, ये बात सही है। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, टमाटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। पौधा का जो है अवशेष जो मिले हैं उससे पता चलता है क्या कि हड़प्पा के लोग जो है क्या गेहूं, जौ, दाल, टमाटर, उसके बाद धान, तिल और सरसों उगाते थे। इस तरह की फसलें उगाया करते थे। अब देखिए इसमें आगे क्या है, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बनाए पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं जो कि अभी हमने आपको दिखाया। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी और जाकर के इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल भी किया जाता था। फसलों की सिंचाई की जाती थी उस पानी से। अब देखिए इसमें हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन और जानवरों का शिकार भी किया करते थे हड़प्पा के लोग। देखिए ये क्या है, ये हल जो है ये जो है लकड़ी का हल है। उस जमाने में इसी तरह का हल हुआ करता था। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको हम लाइन बाय लाइन जानकारी देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रह पाए। जी, हम पे भरोसा कीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए तो आपको बहुत चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी और किसी यूट्यूब चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में जो है हड़प्पा कालीन नगर का जो है सूक्ष्म निरीक्षण देखिए किस तरह से किया गया है। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा, जो कि हमने अभी फिगर में आपको दिखाया था, नगर बसा था। धौलावीरा नगर बसा हुआ था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। तो हाँ, गुजरात के धौलावीरा के बारे में बात करते हैं, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। धौलावीरा जो नगर था उसको कितना 3 भागों में। इसके हर हिस्से को चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार से बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। ये है वहाँ के नगरों यानी कि धौलावीरा की विशेषताएं कुछ। जो धौलावीरा कहाँ है, गुजरात के कच्छ में खदीर बेत के किनारे बसा हुआ है। खदीर बेत एक नदी है, वहीं उसी के किनारे बसा हुआ है। चलिए इसमें हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। लोथल नगर देखिए कहाँ है, लोथल नगर कहाँ है, गुजरात के साबरमती की जो है एक उपनदी है
उस नदी के किनारे बसा हुआ है लोथल। ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर, लोथल कहाँ है, गुजरात में ही है, जो कि कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था लोथल में। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था लोथल। इस नगर में भंडारगिरी भी था। इस भंडारगिरी से कई मोहरें और मुद्रांक या मोहरबंदी यानी कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप भी मिले हैं। कहाँ से? लोथल से, जो कि गुजरात में ही है। देखिए ये जो है गुजरात में एक बहुत बड़ा तालाब है, ऐसा माना जाता है। समुद्री रास्ते से जो है माल इसी में आता था, इसी पे चढ़ाया जाता था और माल उतारा भी जाता था। चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं और आगे भी जानकारी प्राप्त करते हैं क्या है। यहाँ पर एक इमारत मिली है, कहाँ पे? लोथल पे। यह संभवतः मनके बनाने का काम होता था, मनके बनाने का काम होता था यानी कि हार वगैरह। पत्थर के टुकड़े अध बने मनके बनाने के उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। जी हाँ, लोथल से मिले हैं। यहाँ पे कुछ मोहर के बारे में दिया हुआ है। देखिए मुद्रा यानी कि जिसको हम लोग मोहर कहते हैं, और मुद्रांक या मोहरबंदी क्या है उसके विषय में। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। मोहर जो मारते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि यह सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर वो जो है टूटा हुआ मिट्टी अगर रहता था तो इसका मतलब कि वह सामान का जो है छेड़खानी किया हुआ है। जी देखिए इसमें और थोड़ा सा बचा हुआ है, आप लोग वीडियो को छोड़ के मत जाइए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। सभ्यता के अंत का रहस्य, सभ्यता का जो है अंत यानी अंतिम का रहस्य क्या है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। लगभग 3900 यानी कि 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगर को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ऐसा इस तरह से उस सभ्यता का अंत हुआ था। देख लीजिए यही सब कारण है। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसके पतन के क्या कारण हैं। देखिए ये सब क्यों हुआ, देखिए ऐसा भी कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियों सूख गई थी। कुछ विद्वान ऐसा अनुमान लगाते हैं कि नदियां सूख गई थी। देखिए अभी जो हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये जलवायु है, क्योंकि देखिएगा कि इससे जो है सवाल बनता है। आप अपना पेपर पलटा करके देखिएगा, इस चैप्टर से सवाल है। वो सवाल क्या है कि सर हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी कारण के विषय में ही बात करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि नदियां सूख गई होगी और जाकर के अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। नदियां सूख गई, जंगलों का विकास हो गया। इस कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। देखिए यही सब कारण की वजह से जो है बड़ा बड़ा चारागाह जो था वो नष्ट हो गया और जाकर के पशुओं के बड़े बड़े झुंड जो है वो खत्म होने लगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। कुछ इलाकों में इस बार जो है ऑप्शन इस सवाल में सीटे में पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता का मुख्य मतलब जो है पतन का कारण क्या था, कि उसका ऑप्शन था पूरे इलाकों में बाढ़ आ गई थी। जी नहीं, पूरे इलाका में बाढ़ नहीं आई थी। क्या है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी जिसकी वजह से कुछ हिस्सा उस कारण से भी नष्ट हो गया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा भाई। इसके बाद जो है
लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि नगरों का अंत कैसे हो गया। इतना कारण देने के बावजूद भी यह खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर वो हड़प्पा नगर जो है कैसे खत्म हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, पूरा इलाका तो इस तरह से नष्ट नहीं हुआ होगा जी। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि शासकों का नियंत्रण जो है समाप्त हो गया। जो भी हुआ है वो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी जी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा। और जाकर के यह चैप्टर यहीं पे आपका समाप्त होता है। और जाकर के देखिए यहाँ पे कुछ सवाल दिया गया है, तो इसको आप बनाइएगा। यहाँ पे मिलान करने के लिए कहता है तांबा कहाँ से आयात किया जाता था, सोना कहाँ से, टीन कहाँ से, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से। इस तरह से आपको मिलान करना है। हम मिलान करने के लिए अभी नहीं बताएंगे, लास्ट में जब मेरा इतिहास का तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों जब हम पढ़ा देंगे तब जाकर के हम सबका जो है आंसर लेकर के आप लोगों को देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का वीडियो आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में पास कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि सीटेट में जो है एसएसटी पेपर से कुल 60 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपका 40 नंबर बुक से रहता है और जाकर के 20 नंबर आपका पेडागोजी रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस तरह से तैयारी करेंगे लाइन बाय लाइन, तो आपका जो है 60 नंबर में से आपका 50 नंबर आ ही जाएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं उसका हम प्रूफ भी आप लोगों को देते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।